नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। और मैं हूं आपके साथ लाइव इस वक्त। दरअसल राजस्थान की राजनीति में आजकल एक ऐसा नाम है। कल मैंने एक एपिसोड बनाया था सोशल मीडिया पर, आपने देखा जी राजस्थान के पेज पर, वो कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से बीजेपी को झटका दिया या नरेंद्र मोदी सरकार को झटका दिया है, उसके बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। सवाल यह कि आप लोग मेरे साथ बहुत दूर दूर से जुड़े हैं। कोई केरल से जुड़ा है, कोई बंगाल से जुड़ा है, कोई जो है कि यूपी से जुड़ा है, कोई मध्य प्रदेश से जुड़ा है। जहां जहां मैंने काम किया अपने इस पत्रकारिता के जीवन में, पत्रकारिता के इस पूरे करियर में, वहां वहां से मेरे साथ लोग जुड़ते गए। कई प्रदेशों के लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये हनुमान बेनीवाल है क्यों, क्योंकि मैं अभी राजस्थान में कार्यरत हूँ, राजस्थान चैनल में हूँ, जी राजस्थान में। तो यहाँ की राजनीति से भी आपको अपडेट करवाना चाहूँगा। और पूरे देश में लोग, मुझे जितने लोग जुड़े हैं वो देखते हैं, तो सबके जहन में अगर ये एक जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है वो समझा सकूँ तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमने कल एक शो बनाया। शो था आखिर कौन है हनुमान बेनीवाल। और राजनीति का रण मेरे नाम का शो का नाम है। और जी राजस्थान पर जाएंगे तो अच्छी खासी टीआरपी उसकी है, बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है, इसके लिए शुक्रिया। तो कौन है हनुमान बेनीवाल, आखिर क्यों कहा जाता है कि युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, ये हमारा टैगलाइन था। और उसको बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है। वो इस वजह से कि हनुमान बेनीवाल मौजूदा वक्त में सेंटर ऑफ, कहा जाए कि अट्रैक्शन बने हुए हैं यूथ के लिए राजस्थान में, जो लोगों को भा रहे हैं अपने पॉलिटिक्स के अंदाज को लेकर। और उसको टर्म दिया गया है हनुमान बेनीवाल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, जो बेहद आक्रामक है, बेहद कहा जाए कि तीखे तेवर के अंदाज में होती है। और वो इसीलिए कहा जाता है कि लोगों के बीच में इस वक्त जगह बनाते जा रहे हैं। वैसे राजस्थान का इतिहास है कि राजस्थान में जब भी कोई तीसरा संगठन या तीसरा धड़ा उभरने की कोशिश किया, वो सफल नहीं हो पाया। कभी साल डेढ़ साल चर्चा में रहा, खत्म हो गया, कभी किसी पार्टी में विलय हो गया। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी उभर कर आ रही है राजस्थान की पॉलिटिक्स में जो कांग्रेस और बीजेपी को बराबर टक्कर दे रही। हनुमान बेनीवाल का उदय वैसे तो छात्र राजनीति में हुआ था। भैरव सिंह शेखावत की सरकार हुआ करती थी उस वक्त। और कहा जाता है कि उस दौरान जिस तरीके से वो छात्र नेता के तौर पर चुनाव जीता था उन्होंने, और उसके बाद महाराजा कॉलेज से उसके बाद जो है कि उसी दौरान कई ऐसे आंदोलन थे जो इतने हिट हुए थे। वो आंदोलन एक छात्र नेता के तौर पर इन्होंने जो ताकत दिखाई थी, जो लोगों को एकजुट किया था, और खासकर ये एकजुटता उन छात्रों को लेकर थी जो गरीब किसान घर परिवार से आते थे, जिनको एडमिशन नहीं मिल पाता था, जिनको भटकना पड़ता था, उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। और आलम यह हुआ था कि भैरव सिंह शेखावत की सरकार में लगभग 53 ऐसे विधायक थे या 56 ऐसे विधायक थे जिन्होंने हनुमान बेनीवाल, जो एक छात्र नेता था महज, इनकी गिरफ्तारी की मांग की थी उस दौर में। और आलम यह भी था कि गिरफ्तार सरकार करे या ना करे, क्योंकि करती तो जितना बड़ा आंदोलन यह मूव बनता जा रहा था उसका, वो सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकता था। दबाव पड़ा, मजबूरन हनुमान बेनीवाल को गिरफ्तार करना पड़ गया था। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे थे, उसी दौरान पुलिस उठा ले गई। लेकिन उसका प्रेशर आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल का अंदाज उसी वक्त कितना आक्रामक था। मेरे साथ जितने आरएलपी समर्थक जुड़ रहे हैं, मैं सबका उनकी रिहाई हुई, एक और नेता साथ में थे। और मजे की बात यह कह सकते हैं आप कि हनुमान बेनीवाल 3 बजे छूट गए और 12 बजे अखबार छप जाते हैं। तो जब छूट कर अगले दिन राजस्थान के जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर वो लोग अखबार पढ़ रहे थे, तो अपनी ही गिरफ्तारी की खबर वो लोग पढ़ रहे थे और हंस भी रहे थे। लेकिन ये तो महज ट्रेलर था। कहा जाता है कि पिक्चर अगर बहुत अच्छी है तो उसका ट्रेलर ही पता चल जाता है। इसके बाद हनुमान बेनीवाल संघर्ष करते रहे, और संघर्ष करने के दौरान इस तरीके से जाटों के बीच में वो फेमस हुए। उस वक्त कई परिवार थे जो जाटों की राजनीति करते थे। देवीलाल जी थे जिनके बेटे जो है कि चौटाला साहब, उन्होंने बाद में रालोपा बनाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो इन्हीं की है, उन्होंने इनेलो बनाई दरअसल। और राजस्थान में सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन वो बाद में चले गए दरअसल हरियाणा में। और हरियाणा की राजनीति में आप जानते हैं कि वहां पर इनेलो का कितना दबदबा अभी भी और तब भी है। ओम प्रकाश चौटाला साहब अब उनके पोते तक आ गए हैं राजनीति में, और एक बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो उन्होंने खड़ा किया, पार्टी बनाई और वहां पर सरकारें भी बनाई, लेकिन वो राजस्थान में असफल रहे। उसी विरासत को बहरहाल हनुमान बेनीवाल इस वक्त आगे बढ़ा रहे। भैरव सिंह शेखावत की सरकार से टकराए। 1995 के आसपास कहा जाता है कि जब यहां पर एक सूचना के अधिकार का जिक्र हो रहा था,
और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे जो कांग्रेस पार्टी चला रही थी। तब अशोक गहलोत सरकार आने वाली थी, यानी सत्ता में नहीं आए थे, लेकिन उस वक्त पूरे देश में, पूरे राजस्थान के भीतर एक कांग्रेस का नारा हुआ करता था कि कांग्रेस ने क्या दिया, तो कांग्रेस ने ये दिया, वो दिया, सूचना का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, बहुत सारी चीजें लिखी जाती थी। लेकिन उस दौरान हनुमान बेनीवाल ने लिखा था कि इस बार अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का तो वो किसान का बेटा होगा। राजस्थान की डिमांड है चश्मे का निशान, और इस बार मुख्यमंत्री किसान। तो इस तरीके से ये पॉपुलर हुआ कि वो राजस्थान की सरकार और विधानसभा तक बात पहुंच गई। हनुमान बेनीवाल वहीं पर आ गए थे चर्चा में। इनके पिता थे, दरअसल पिता 2 बार चुनाव हार चुके थे, और 2 बार चुनाव हारने के बाद सवाल यह उठा कि अब इनकी राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। हनुमान बेनीवाल जैसा एक कद्दावर नेता इनके साथ, इनके घर में पैदा हुआ था। और जब बेनीवाल साहब का जो उभार था पॉलिटिकल, वो बढ़ता गया, छात्र राजनेता के तौर पर जब ये मजबूत होते गए तो उसके बाद एक संभावनाएं इनके भीतर दिखने लगी, और अपने आप जो जाटों के नेता हुआ करते थे उनके बीच में संघर्ष करते हुए, कभी जेल, कभी लड़ाई करते हुए, कभी आंदोलन करते हुए, कभी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इतने पॉपुलर हो गए कि बाद में जो डीडवाना सीट हुआ करती थी, या फिर उस वक्त खिवसर सीट नहीं बनी थी, उस विधानसभा सीट पर इनका रोला ऐसा बना, इतना दबदबा मजबूत बना कि हनुमान बेनीवाल के सामने कोई टिकने वाला नहीं था। वसुंधरा राजे के बेहद करीबी रहे यूनुस खान, जो कि आपने देखा होगा कि पिछले सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनके सामने टकरा गए। और इसका खामियाजा यह हुआ कि वसुंधरा राजे इनको डिसलाइक करने लगी, पसंद नहीं करती थी। और जब वसुंधरा राजे से टकराव हुआ तो इन्होंने एक बार फिर से उसी आक्रामक अंदाज में महाराजा कॉलेज में आके इन्होंने एक भाषण दिया। उस भाषण में कहा था कि वसुंधरा राजे भ्रष्टाचार की जननी है, और अगर जांच पड़ताल करवाई जाए तो वसुंधरा राजे के खिलाफ बहुत सारे केसेस खुल सकते हैं। इस बयान ने, इस आक्रामक अंदाज ने हनुमान बेनीवाल को वसुंधरा से इतना दूर किया कि 2011 आते आते हनुमान बेनीवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हनुमान बेनीवाल को बीजेपी से हटा दिया गया। 8 में बीजेपी से चुनाव जीते थे, बीजेपी के टिकट से, लेकिन 13 वाले चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपना दमखम दिखाने के लिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तब तक राजस्थान की जनता के दिलों में, और खासकर खियूंसर की जनता के दिलों में, हनुमान बेनीवाल इस तरीके से पैठ बना चुके थे जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों भाप चुकी थी कि शायद खियूंसर सीट पर अब किसी को भी उतार दिया जाए, हनुमान बेनीवाल के सामने वो टिक नहीं सकता है। और यह अपने आप में एक मजबूत नेता का जो रुतबा था वो दिख रहा था। अच्छा, पॉपुलर होने का कारण एक और था कि हनुमान बेनीवाल विपक्ष में रहकर भी, या निर्दलीय तौर पर रहने के बावजूद भी, उन्होंने अशोक गहलोत सरकार में वो सारे काम खियूंसर में करवाए थे जो सत्ताधारी विधायक भी अब तक नहीं करवा पाए थे। और कहा जाता है कि मोची हो, या फिर नाई की दुकान पर कोई शख्स काम करता है, या फिर वो किराना का दुकानदार ही क्यों ना हो, सबके पास अभी इस वक्त भी एमपी बनने के बावजूद हनुमान बेनीवाल का नंबर होता है। खियूंसर समेत नागौर में अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो सीधे डीएम एसपी के पास जाने के बजाय, पुलिस के पास जाने के बजाय हनुमान बेनीवाल को फोन करता है या नारायण बेनीवाल को फोन करता है, और बाकायदा उसके काम करवाए जाते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और यह मजबूत जो शुरुआत थी एक छात्र नेता के तौर पर, इसी तरीके से और मजबूत होती चली गई। आलम यह था कि 13 में चुनाव ये निर्दलीय जीते, और उसके बाद डंका बजना शुरू हुआ। हनुमान बेनीवाल दावा करने लगे कि पूरे आसपास के इलाकों में उनका जो है कि दबदबा है, और यहां से कोई भी सरकार, अगर कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो बिना उनके सहयोग के संभव नहीं कि वो जीत पाए। और हुआ भी यही। 18 चुनाव से आने से पहले, 18 का चुनाव, विधानसभा चुनाव आने से पहले हनुमान बेनीवाल ये भाप गए थे कि अब ऐसे विधायक रहने पर, निर्दलीय विधायक रहने पर भी काम नहीं चलने वाला है, अपनी पार्टी बनानी होगी। हनुमान बेनीवाल ने लगभग 2 लाख किसानों और युवाओं के साथ मिलकर एक ऐसी रैली की जयपुर में आकर, जिसने नरेंद्र मोदी तक को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक ऐसा नेता है जिसके साथ हो सकता है कि गठबंधन किया जाए तो राजस्थान में फायदा हो सकता है। वो डेमो था। और इसके बाद अलायंस भी हुआ, लेकिन 19 से पहले, 18 के पहले हनुमान बेनीवाल ने जो रुतबा दिखाया उसका परिणाम यह हुआ कि 3 सीटों पर हनुमान बेनीवाल खुद समेत 3 सीटों पर अपने विधायक बनवाने में कामयाब हो गए। विधानसभा पहुंचे, रुतबा बढ़ता जा रहा था, पार्टी मजबूत होती जा रही थी, और बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ, यानी जब 19 का चुनाव होने वाला था उसके पहले, अलायंस का ऑफर मिला और हनुमान बेनीवाल ने एनडीए का सहयोगी बनने का फैसला किया। उसमें भी देखिए सक्सेस, तरक्की ऐसे मिली कि हनुमान बेनीवाल पहली दफा एमपी के चुनाव लड़े और नागौर से जीत गए।
नागौर ज्योति मिर्धा परिवार की खानदानी विरासत के तौर पर देखा जाता था, लेकिन हनुमान बेनीवाल के सामने वो चुनाव हार गईं। कांग्रेस की मजबूत कद्दावर नेता थीं। इधर वसुंधरा से ना बनने के बावजूद कहा जाता है कि उनको हरवाने के लिए भी, या उनको कहा जाए कि चुनौती देने के लिए भी बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन वहां पर भी सफल नहीं हो पाए जो नेता थे उनके पीछे लगे हुए। तो कुल मिलाकर ये था कि देखिए बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि नागौर से ये कॉल हैं, मैं रिसीव तो नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। तो उसका आलम ये हुआ कि जीत कर चुनाव आ गए, खुद लोकसभा पहुंच गए। उसके बाद उसी सीट पर, क्यों सिर्फ सीट पर जहां से विधायक थे, जब चुनाव दोबारा हुआ, उपचुनाव हुआ, तो नारायण बेनीवाल साहब, इनके भाई जो हैं, उनको चुनाव में उतारा गया। नारायण बेनीवाल चुनाव जीते। वहां पर भी कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी के बीच में जबरदस्त मुकाबला था, और इस मुकाबले में लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखना यह है कि हनुमान बेनीवाल का वाकई में वजूद मजबूत है इस इलाके में या नहीं है। और परिणाम अच्छा आया, हनुमान बेनीवाल की पार्टी जीत गई। नारायण बेनीवाल साहब पार्टी से चुनाव जीतकर आ गए और विधायक बन गए। लेकिन उसके बाद एक टैग लगा हनुमान बेनीवाल के पीछे कि यह भारतीय जनता पार्टी के पीछे चलने वाले पिछलग्गू नेता हैं, जो बीजेपी के अलावा के साथ चलकर ही मजबूत हो सकते हैं और कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल ने यह साबित कर दिया उसके बाद कि नहीं, क्योंकि जब राजस्थान के किसानों का जिक्र हुआ, यह आंदोलन चल रहा था, तो बेनीवाल साहब ने साफ तौर पर कहा कि अगर बीजेपी यह भ्रम पालकर बैठी है कि पिछलग्गू नेता हैं तो वो भूल जाए, और उन्होंने गठबंधन अब तोड़ दिया है। इस गठबंधन तोड़ने का असर क्या होगा, क्या आने वाले वक्त में क्या आरएलपी को इसका भुगतान करना पड़ेगा या नुकसान उठाना पड़ेगा, या बीजेपी को इसका नुकसान होगा, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप 6 बजे मेरे सहयोगी के साथ देखिए जी राजस्थान पर जो आपका शहर आपकी खबर, ये जो अपडेट आज की है वो सारी चीजें वो आपको अपडेट करवाएंगे, खबरें बताएंगे। लेकिन मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगा तो पूरी कहानी के साथ आऊंगा, और ये आपसे आग्रह करता हूं कि जी राजस्थान के फेसबुक पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, राजनीति का रण देखिए, और वहां पर जो कल का हनुमान बेनीवाल वाला एपिसोड है उसको देखना ना भूलिए, उसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए। ये आपके काम की चीज है। नमस्कार।